Hello and good morning everyone. Welcome to Eduverse News Analysis. I hope everyone is doing well. So today is 10 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ इन फ्रंट पेज आपको ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं मिलेगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. अभी आप सभी को पता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ आ रही है, जैसे कि शाह अपील्स फॉर पीस इन मणिपुर बैक सीएम बैरन. राहुल सेज बीजेपीज मणिपुर पॉलिटिक्स इज एन ऑन स्लॉट ऑन भारत माता. तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब हम पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कल का हमारा क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स थी एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. Okay, statement first is saying the temperature contrast between continents and the ocean is greater during summer than in winter. पहला स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि the temperature contrast between continents and oceans. हमारा एक कॉन्टिनेंट्स होता है, मान लीजिए ये आपका लैंड है और दूसरा हुआ हमारा ओशन, ठीक है, पानी वाला एरिया, और दूसरा लैंड वाला एरिया. तो समर सीजन में और आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का मतलब इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का कंट्रास्ट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विंटर. पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ. द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम वाटर का स्पेसिफिक हीट देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड सरफेस. तो आप लोगों को ये बताना था. अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपको ऑप्शंस भी क्या है, उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है. तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पर अब चीज़ों को पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पहला हमारा ऑप्शन ये है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि हमने जो अभी दो स्टेटमेंट को रीड किया वो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं. और अगर आप दोनों सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड सरफेस. इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, बी ऑप्शन की बात करते हैं. बी जो ऑप्शन है ये कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पहले ऑप्शन में ये कहा कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, और सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का. और सी और डी की बात करते तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो पहले जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है पहले वो वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसके बारे में जब हमें पता होगा तब हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर चाहे वो वाटर की हम बात करते हो, ठीक है, या फिर आपका लैंड सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर जो पर यूनिट मास हम जैसे कि मान लीजिए ये इतना पार्ट है, ये 1 क्यूबिक आ गया, इसका जो टेम्परेचर राइज होने में मतलब 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने में जो हीट लग रही है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. आपको यहाँ पे क्लियर हुआ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट ये इतनी हीट है जो 1 यूनिट मास को 1 यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने में, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को रेज करने में जितनी हीट लगती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. तो देखिए अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लैंड सरफेस. तो आपका स्टेटमेंट 2 तो सही है. अब हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं. द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर. तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हम समर सीजन की बात कर रहे हैं, समर में क्या होता है कि ओशन और आपका जो ओशंस होते हैं और कॉन्टिनेंट्स हो गए तो इनके बीच का जो टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है वो ज़्यादा होता है. आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ड्यूरिंग समर लैंड जो होता है बहुत जल्दी यहाँ पर हीट अप होता है और इन कंपेरिजन टू ओशन
मतलब जब गर्मी आती है तो आपका जो लैंड वाला सरफेस एरिया होता है ना, लैंड एरिया, वो जल्दी हीट अप होता है, जल्दी गर्म होता है, और ओशन जो पानी वाला एरिया होता है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में, ओशन के बीच में और कॉन्टिनेंट्स के बीच में टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी तरीके से आप विंटर में देखेंगे तो विंटर में जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ओशंस। ओशंस को यहाँ पर टाइम लगता है यहाँ पर ठंडा होने में, तो बट द इफेक्ट इज टिपिकली लेस प्रोनाउंस देन द कंट्रास्ट सीन इन समर ड्यू टू ओवरऑल लोअर टेम्परेचर। तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन सी है और डी यहाँ से हट जाता है। बट हमें ये अब बताना है कि जो हमने अभी सेकेंड स्टेटमेंट की बात करी, क्या वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को? तो हाँ, मतलब तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है आप इधर देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट इज दैट द हायर हीट specific heat of water is what cause the greater temperature contrast between continents। यहाँ पर देखिए, जब हीट आपका जो स्पेसिफिक हीट होगा वो ज्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा हुआ मतलब कि आपका जो लैंड मास है वो जल्दी क्या हो रहा होगा, हीट अप हो रहा होगा। इसी के कारण क्या है हो रहा है, आपका ओशन के बीच में और जो लैंड है ना, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है, इनके बीच में हमें टेम्परेचर का क्या देखने को मिलता है, कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ओके, आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। इसमें ये कहा जा रहा है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो जब भी करेंसी क्राइसिस आते हैं तो करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क है उसको खत्म करने, मतलब कि उसको कम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इनकी भागीदारी होती है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। इंडिया के जो आईटी सेक्टर है वो क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को अर्न करते हैं। तो अगर वो ज्यादा फॉरेन करेंसी को अर्न करेंगे तो ये क्या कर सकता है, जो करेंसी क्राइसिस है उसको रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट इज इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए करेंसी क्राइसिस है और ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंड करेगी तो क्या हम करेंसी क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, तो आपको ये बताना है। थर्ड इज रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड। यहाँ पर जो इंडियंस अब्रॉड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनसे क्या आता है, यहाँ पे रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीजें आती हैं तो ये क्या हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जो आपके पास ये तीन स्टेटमेंट, तीन फैक्टर्स हैं, तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पे सही हैं, कौन से फैक्टर्स गलत हैं। तो इसका जो भी राइट ऑप्शन है आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आप लोगों को दिया जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, इन अ सिस्मोग्राफ, आपका जो सिस्मोग्राफ होता है, पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। सिस्मोग्राफ की हम जब बात करते हैं तो जो पी वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक आता है, आपने पी वेव्स और एस वेव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो सिस्मोग्राफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें पी वेव्स जो होती है जल्दी रिकॉर्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू एस वेव्स। Okay, second statement is saying in P waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at the right angle to the direction of wave propagation। ये हमारा second statement ये कह रहा है कि जो P waves की direction होती है कैसे होती है, to and fro होती है, ऐसे ऐसे होती है, मतलब इस तरीके से, ऐसे जो पेंडुलम यहाँ पे ऐसे झूलता है ना, तो उस तरीके से होती है टू एंड फ्रो। और जो एस वेव की यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, राइट एंगल में, मतलब अप एंड डाउन इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसमें से हमें कंसिडर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत, और उस बेसिस पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में करना है। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर ऑफ चंद्रयान 3 परफॉर्म। अब आप सभी को पता है, देखिए अभी हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन चल रहा है, चंद्रयान 3 मिशन की बात कर रहे हैं, और अब तक हमने ये देखा कि जो ये हमारा मून है, ये मून का जो ऑर्बिट है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है और मून के ऑर्बिट तक यहाँ पर पहुंच चुका है। पहले ये जैसे कि अर्थ था, ये अर्थ का ऑर्बिट था, अब ये मून का ऑर्बिट है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मून के बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, तो ये व्यू दिखा है किसके, चंद्रयान 3 लैंडर के द्वारा यहाँ पर ये मून की पिक्चर भेजी गई है।
अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर साउथ पोलार जो रीजन है, लैंडिंग कहाँ होगी, अगर इसी तरीके से चीजें चलती हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर होगा। तो आप अभी देखेंगे धीरे धीरे हमने क्या देखा कि ऑर्बिट रिडक्शन, यहाँ पर ऑर्बिट का रिडक्शन हो रहा, ऑर्बिट भी हमको यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या है, चंद्रमा के पास पहुंच रहे हैं, मून के यहाँ पर पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर स्केड्यूल है 14 अगस्त को। अगर ये पूरी चीज सक्सेसफुल रहती है तो हम बात यहाँ पर 16 अगस्त तक, मतलब कि आप देखेंगे 16 अगस्त तक हम क्या कर सकते हैं, लैंड में, मतलब जो मून है वहां पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। हम चंद्रयान 2 मिशन की बात करते हैं। चंद्रयान 2 मिशन भी हमारा सेम ही था, बट उसमें क्या होता है, जो आपका मून था उसमें हमारी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, है ना, जो लैंडिंग थी वो सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर हम लैंड नहीं कर पाए थे। बट उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज स्टेट्स नेम टू केरला असेंबली रेजोल्यूशन अर्जेस सेंटर। यहाँ पर केरला स्टेट, जो केरला असेंबली है, आपकी केरल असेंबली है, उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि जो केरल का नाम है, केरल जो आपका स्टेट है उसका नाम चेंज करके क्या कर देना चाहिए, केरलम कर देना चाहिए। क्योंकि केरल की अगर हम बात करते हैं वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। और अगर हम मलयालम लैंग्वेज में देखते हैं तो वहां पर जो स्टेट का नाम है उसे केरलम लिखा जाता है। इसलिए ये अर्ज किया जा रहा है कि यहाँ पर जो केरल है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाए, केरलम कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए इससे हमारे लिए क्या निकल कर आता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेट का नेम चेंज हो रहा है। रीनेमिंग ऑफ द स्टेट ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आप सभी को पता है, आर्टिकल 3 क्या करता है, यहाँ पर रीनेमिंग ऑफ जो स्टेट है उससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एज वेल एज चेंजेस टू एग्जिस्टिंग स्टेट्स एरिया बाउंड्रीज और नेम। तो यहाँ पर देखिए वो डिमांड कर रहे हैं, जो असेंबली है केरल की, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने ये डिमांड करी है कि हमारा जो स्टेट है उसका नाम चेंज किया जाए। तो यहाँ पर आप किससे लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 3। इस तरीके से आपको यहाँ पर टॉपिक्स को लिंक करना है हमारे पॉलिटी से। अब यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि कोई भी न्यू स्टेट हमें अगर फॉर्मेशन करना है ना, चेंज करना है जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी एरिया बाउंड्री नेम, तो ये किसके अंडर आता है, आपका आर्टिकल 3 के अंदर आता है। इसमें पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी स्टेट का वो एरिया क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या उसको डिमिनिश कर सकते हैं, जो स्टेट की बाउंड्रीज है उसको अल्टर कर सकते हैं और किसी भी स्टेट का जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोसीजर कैसे होती है पूरी, मतलब कि अगर हमें नाम चेंज करना है तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर क्या होता है, द रीनेमिंग ऑफ द स्टेट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल अंडर आर्टिकल 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी स्टेट को यहाँ पर अपना नाम चेंज करना है उसके लिए क्या होता है, आर्टिकल 3 एंड 4 के अंडर हमें पहले क्या करना होता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ये जो पहले प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनसे थोड़ी बातचीत की जाती है, पूछताछ किया जाता है और उसके बाद फिर जो बिल है उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से यहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया जाता है और ये जो बिल पास होता है वो आपका सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होता है। तो आपको ये भी याद रखना है किससे पास होता है, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से। और देखिए एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल 368 आपका नहीं आएगा, यहाँ पर हम किससे, आर्टिकल 3 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो सिंपल मेजोरिटी से क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल 3 क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका गोस अप बाय 364 फ्रॉम लास्ट काउंट टचेस 6395। यहाँ पर देखिए जो सेंसस, जो हर चीज का क्या, जैसे कि आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स का भी क्या होता है, यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया जाता है, उनका जो नंबर है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो 2017 का हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखते हैं तो 2017 में जो एनिमल्स थे, मतलब कि एलिफेंट्स थे, वो कितने थे, 6049 थे। और अभी जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है तो इसमें टोटल यहाँ पर जो 364 जो एलिफेंट्स हैं उनका नंबर यहाँ पे राइज होता है और हमने यहाँ पर टोटल 6395 जो है एलिफेंट्स आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें टॉप किसने किया है, कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो एलिफेंट्स मिलते हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, आपको कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए एलिफेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप सभी को पता है। इसका जो सेंसस होता है, आप देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर सेंसस हुआ है। अब एलिफेंट की हम बात करते हैं तो इंडिया में पहले क्या है, एलिफेंट का स्टेटस है उसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया हैज
about 27,000 Asian elephants, which is the world largest population in the species. यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास 27,000 एशियन एलिफेंट्स हैं, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, स्पीशीज है, एज पर सेंसस 2017 का यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा है. अभी फर्दर यहाँ पे डेटा नहीं आया है, बट यहाँ पे जनरल बेसिस पे जो डेटा स्टेट वाइज यहाँ पर क्या होता है, अपना वो डेटा यहाँ पर निकालते रहते हैं. तो कर्नाटका के पास यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं. अभी देखिए 2017 में 6049 था, और एट प्रेजेंट अभी जो यहाँ पे सेंसस हुआ है उसमें 6003 कितने हो चुके हैं टोटल, आप देखेंगे 6395 यहाँ पर एलिफेंट्स वो बता रहे हैं कि कर्नाटक में इतने हैं, 395 एलिफेंट, फॉलोड बाय आसाम में, उसके बाद फिर केरल में आपके कितने हैं, 3054 यहाँ पर है टोटल. ओके, तो आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एलिफेंट देखने को मिलते हैं. अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वर्ल्ड की जो एलिफेंट पॉपुलेशन है उसका 60% कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है. और ये जो एलिफेंट्स है आपके नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया में भी क्या है, इंक्लूडेड है. तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है. 12 अगस्त को आप सभी को पता है, यहाँ पे जो 12 अगस्त हो उसको हम एज अ एलिफेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. और इसके चलते वेरियस यहाँ पर मतलब जो आपका 12 अगस्त है आपको जो आने वाला है, तो हम उसको एज अ एलिफेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. वेरियस कैंपेन्स में यहाँ पे आपके आते हैं, जैसे कि गज यात्रा, ये नेशन वाइड अवेयरनेस मतलब कि एलिफेंट्स को हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना है. तो यहाँ पे गज यात्रा निकाली गई थी. यहाँ पे गज सूचना एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जितने भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए. यहाँ पर अपहोल्डिंग द राइट ऑफ पैसेज ऑफ एलिफेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मथुस एंड देयर फैमिलीज इन द वेलफेयर ऑफ एलिफेंट, यहाँ पे गज उत्सव. तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है, वेरियस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें. एलिफेंट्स की आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं. एक होते हैं अफ्रीकन और दूसरे होते हैं एशियन. अफ्रीकन की बात करते हैं, आप पिक्चर देखेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगी. अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, और जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं. तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं एलिफेंट्स के बीच में. तो देयर आर 3 सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट सच एज इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन. जो आपके एशियन एलिफेंट्स होते हैं उसमें भी आपको सब स्पीशीज देखने को मिलती है, जैसे कि अफ्रीकन हो गए, सॉरी इंडियन, सुमात्रन और यहाँ पर श्रीलंकन. IUCN के लिस्ट में देखें तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं. और हम वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 अगस्त को. नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन की एलिफेंट्स की. तो दीज आर 2 सब स्पीशीज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स. यहाँ पर अफ्रीकन की 2 सब स्पीशीज है, कौन कौन सी, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट. IUCN की स्टेटस हम देखते हैं इसमें, IUCN का स्टेटस. तो आपका जो अफ्रीकन सवाना है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, और अफ्रीकन जो फॉरेस्ट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं. ओके, तो आई होप आपको एलिफेंट से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. मूव करते हैं अब हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ. तो यहाँ पर देखिए ये एडिटोरियल पूरा पॉलिटिक्स है, या हम इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट 70 शोज. तो इसमें यहाँ पर जो ये बात की जा रही है कि जो अभी क्या हुआ है, आपने देखा 3 अगस्त को यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है कि उनकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में थोड़ा सा हमें शिफ्ट देखने को मिलता है. कैसा शिफ्ट, कि गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने क्या किया है, जो भी इंपोर्ट है लैपटॉप का, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, सर्वर्स हैं, मेकिंग ऑफ तो इनके इम्पोर्ट पर क्या लगाया, आपका रेस्ट्रिक्शन लगाया. क्या लगाया, इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाया. क्यों लगाया है, उन्होंने ये कहा कि इसमें क्या होता है कि हमें थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं. कुछ डिवाइसेस ऐसे इंपोर्ट किए जाते हैं जिसमें हम सर्विलेंस वाली चीजें भी हो जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं मोबाइल फोन से. यहाँ पर कई बार ऐसे इंपोर्ट्स होते हैं उसमें एक स्पाईवेयर भी होता है ना. मोबाइल फोन तो आपने न्यू लिया, बट उसमें कुछ कभी कभी स्पाईवेयर होता है. तो हमने सिक्योरिटी के कंसर्न से अभी क्या किया है, यहाँ पर जो इंपोर्ट है उस पर रोक लगाई है. और हम ये देख रहे थे चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा था. अब देखिए एकदम से पूरा इंपोर्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया गया इंपोर्ट पर, बट यहाँ पर क्या है, जैसे कि जिन लोगों के पास इंपोर्ट लाइसेंस है वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी भी ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसको परचेस कर सकते हैं और फर्दर इसको बेच सकते हैं. तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, यहाँ पर अगर आइटम्स की शॉर्टेज होती है तो इसका प्राइस भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा. अभी जो बैन लगाया गया है आपका इंपोर्ट पर वो 1 नवंबर तक यहाँ पर मतलब लगाया गया, आई थिंक, हाँ ओके. तो 1 नवंबर तक. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें ये कहा गया कि जिन लोगों के पास यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंस है वो क्या कर सकते हैं, उन आइटम्स को परचेस कर सकते हैं. तो एक तरीके से लाइसेंस एरा, मतलब कि लाइसेंस राज यहाँ पर मिनिस्ट्री लेकर आ रही है. तो क्या हम यहाँ पर लाइसेंस राज में आ गए हैं, मतलब जिन लोगों के पास लाइसेंस है सर वही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी जिन पर ये बैन लगा है उसको परचेस कर सकते हैं. तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी अदर पार्टीज है उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. और उन्होंने मान लीजिए कम प्राइस पर लिया होगा
तो उनको हायर प्राइस पे करना पड़ सकता है। ओके, तो यही सारी चीजें इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारे लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल में आपके बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आते हैं। फैक्ट्स क्या है, हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, क्लस्टर बॉम्ब्स की। क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं, पहले इसको हमें मीनिंग समझना जरूरी हो जाता है। क्लस्टर बॉम्ब की अगर हम बात करते हैं, दिवाली पे आप लोगों ने वो रॉकेट बॉम्ब जलाए होंगे, आप उसको जलाते हैं और वो जब ऊपर जाता है तो चारों तरफ ये पूरे ऐसे फैल जाता है ना, ऐसे फैलकर फिर वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो इसी तरीके से आपके क्लस्टर बॉम्ब होते हैं। क्लस्टर बॉम्ब कैसे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से फेंका इसको और ये जाके जब चारों तरफ ये पूरा फैल जाता है और इसके मल्टीपल एक्सप्लोजर होते हैं। ठीक है, जैसे लैंड से जब ये टकराता है तो उसका मल्टीपल क्या होता है, आपका एक्सपोजर होता है। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, आपके पास दी गई है कि क्लस्टर बॉम्ब्स आर वेपन्स दैट रिलीजेस मल्टीपल एक्सप्लोजिव सम्यूनिशन आल्सो कॉल्ड बॉम्बलेट्स। तो यहाँ पर इसको हम बॉम्बलेट्स भी कहते हैं। जैसे कि हमने एक जगह से इसको स्टार्ट किया, इसमें एक्सप्लोजिव हुआ और हमने इसके साथ साथ यहाँ पे ये वेरियस बहुत सारे प्लेसेस पर, ये क्लस्टरी छोटे छोटे पार्ट्स पर क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव तरीके से यहाँ पर फैल जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है ये हवा में फैलता है। अब इसे ये कहा, जब ये लैंड से यहाँ पर हिट होता है तो ये क्या हो जाता है, आपका एक्सप्लोड होता है। बट कई बार क्या होते हैं, कुछ जो बॉम्ब ऐसे होते हैं जो लैंड पर यहाँ पर आपके टच तो होते हैं बट वो एक्सप्लोड नहीं होते हैं, है ना। क्या होते हैं, वो एक्सप्लोड यहाँ पर नहीं होते हैं और जब लेकिन वो ह्यूमन की कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि जो आपकी सिविल सोसाइटी में और जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको बहुत बड़ा थ्रेट होता है इन इनएक्टिव बॉम्ब से। ये एक तरीके से इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पर क्या होती है, जान जा सकती है। तो आपको क्लस्टर बॉम्ब क्या है ये यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर क्लियर होगा, व्हाट इज क्लस्टर बॉम्ब। तो आप एक बार इसको और पढ़ सकते हैं, द सम म्यूटेशंस एक्सप्लोड एज सून एज दे हिट द ग्राउंड किलिंग एंड मैमिंग पीपल इन द एरिया, मैनी बॉम्बलेट्स डू नॉट ब्लो अप इंस्टेंटली। यहाँ पर बहुत सारे जो बॉम्बलेट्स होते हैं वो इंस्टेंटली क्या होते हैं, ब्लो अप नहीं होते, मतलब एक्सप्लोड नहीं होते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो मतलब कि ये जो डॉर्मेंट होता है और वो कई सालों तक, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए नहीं, कई सालों तक क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वो मतलब कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो ह्यूमन बींग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होते हैं, फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं डुड रेट। आपको याद रखना है, डुड रेट इसको कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डुड रेट, है ना। तो जो इनएक्टिव बॉम्ब्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, डुड रेट कहते हैं ना। इसके चलते आप देखेंगे अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसमें रशिया ने भी बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज किया है। इवन यूएस ने अभी कहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यूक्रेन की हेल्प करते हुए यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, जो क्लस्टर बॉम्ब्स है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी जो सिचुएशन है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी क्या होता है, आपका क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज किया जाता है, बट हमने इससे देखा कि सिविलियंस को बहुत ज्यादा इसका क्या होता है, 1960s में हमने यहाँ पर देखा था बहुत सारे जो लोग थे इसके यहाँ पर अफेक्ट में आए थे। क्लस्टर बॉम्ब की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आप यहाँ पर आपके पास ये हिस्ट्री भी गिवन है कि क्लस्टर बॉम्ब्स हैव नोटोरियस हिस्ट्री, दे वर यूज्ड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, सिंस देन क्लस्टर बॉम्ब्स हैव बीन यूज्ड ऑन मल्टीपल। जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज होता है उसके बाद भी हमें मल्टीपल्स यहाँ पर ओकेशंस में देखने को मिलता है, जैसे कि यूएस ने यूज किया था वियतनाम वॉर में, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ यहाँ पर। ओके, और इसके कारण बहुत सारे लोग की मल्टीपल मतलब कि लाखों लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। इसके लिए यहाँ पर एक कन्वेंशन भी आता है आपका, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, ओके, CCM। ये आपका कन्वेंशन आता है, कब ये इनेक्ट होता है, आपका मई 2008 में इनेक्ट किया जाता है। इसमें टोटल 112 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, इस ट्रीटी को। ये यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं है, बट इसको 112 कंट्रीज ने साइन किया था। अब आपको ये याद रखना है किन कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है, तो उसमें यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या CCM, ये जो ट्रीटी कन्वेंशन है, इंडिया ने इसका सिग्नेटरी है या नहीं। तो यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि इसका जो ये आपका कन्वेंशन है उसका आर्टिकल जो फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है कि टोटली वो क्या करता है, CCM बैन द यूज, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पिलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। तो जो आपका अगर हम इसके सिग्नेटरी होते तो ना तो हम इसका यूज कर सकते थे क्लस्टर बॉम्ब्स का, ना तो इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना तो स्टॉक फिलिंग कर सकते हैं और ना ही क्लस्टर बॉम्ब्स का ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया ने क्या किया है, इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो ये लोग इस ट्रीटी के क्या है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। इतना आपको क्लियर हो व्हाट इज ट्रीटी। अब इसी के चलते यहाँ पर जैसे रशिया क्या कर रहा है, जो अभी आपका वॉर चल रहा है इसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज कर रहा है,
ठीक है, क्लस्टर बॉम्ब्स का क्या कर रहा है यहाँ पे यूज कर रहा है। उसने ये कहा कि हम इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है। बट अगर आप एक अदर हमारा यूएन का देखेंगे, एक आर्टिकल है जिसमें ये कहता है कि अगर कोई कन्वेंशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर यू आर सिग्नेटरी और नॉट, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको यहाँ पर मानना होगा। जैसे कि अनदर फंडामेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ नॉर्म्स रिलेवेंट हियर इज प्रोपोर्शनलिटी कोडिफाइड इन आर्टिकल 51(5) ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल टू द 1949 जेनेवा कन्वेंशन। दिस rules prohibits excessive use of force that cause incidental damage to the civilian population or civil objects। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारा जो आर्टिकल 51 है क्लॉज 5 किसका, 1949 जेनेवा कन्वेंशन का। वो ये कहता है कि हमें उन चीज़ों का एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए और उस चीज़ों पर प्रोहिबिशन लगाया गया है जो क्या कर रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन और जो सिविलियन ऑब्जेक्ट्स है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज कर रहा है। ओके तो हमारा ये आर्टिकल में, इसलिए यहाँ पर जो रशिया है, यूक्रेन है, यूएस है, जो भी इसके सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन के, वो भी क्या करें, यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज ना करें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जो सिविलियन पॉपुलेशन है इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है उन्हें हो रहा है। तो इस आर्टिकल में देखिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो व्हाट इज क्लस्टर बॉम्ब, व्हाट इज कन्वेंशन ऑन क्लस्टर बॉम्ब्स, आपको ये याद रखना है। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो नहीं, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। साथ साथ यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल भी इसके सिग्नेटरी नहीं है। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका सीसीएम का, कि द बैन ऑन द यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग, ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से ये आर्टिकल आया है, चेसिंग कंसेंसस। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है अब पुश कर रही है कि रशिया और यूक्रेन को हम क्या करें, एक टॉक में लेकर आए और पीस को स्टैब्लिश करें। यहाँ पर टोटल 18 मंथ्स हो चुके हैं ये, मतलब वॉर को स्टार्ट हुए अभी भी, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं किसके, यूक्रेन की तरफ से, तो यूक्रेन यहाँ पर ये कहता कि रशिया क्या करे, जितने भी उसने टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है तो वहां से हट जाए। और रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने जिन जिन चीजों को एनेक्स कर चुका है, जहां पर हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, तो वहां पर यूक्रेन का कोई भी अब बोलबाला नहीं है। तो फ्यूचर में हमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, जेद्दाह कॉन्फ्रेंस, जिसमें 42 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें इंडिया और चाइना ने भी एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। और हम डिमांड कर रहे हैं कि अब इंडिया और चाइना ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज क्या, रशिया के बहुत अच्छे, मतलब कि उनके जो रिलेशन है, इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। तो दो कंट्रीज यहाँ पर साथ में आकर क्या कर सकती हैं, यहाँ पर कंसेंसस की तरफ बिल्ड कर सकती है ना, कंसेंसस को बिल्ड कर सकती है और पीस को स्टैब्लिश कर सकती है। ओके नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो कैन SMRs हेल्प्स इंडिया अचीव नेट जीरो। अब हम इसमें बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। जो हमारा 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या कहता है, टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के देख लेते हैं। हमारे क्या 17 टोटल गोल्स हैं, जिससे हमें क्या करना है, हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है। पहला क्या है, नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th की हम बात करें जो इस आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ये टोटल 17 गोल्स है ना, आप इसको रट लीजिए, आप इसका चार्ट बनाकर अपने रूम में लगा लीजिए जहां भी आप पढ़ते हो, और कुछ भी करिए, आप इन 17 की जो आपके गोल्स है इसको रट लीजिए। क्योंकि कहीं भी कोई भी आर्टिकल आता है, अगर क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई आर्टिकल आता है तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड कोई आंसर आता है, मतलब कि क्वेश्चन आता है, तो आप इसको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। क्लीन वाटर, सैनिटेशन, तो देखिए ये जो पूरे टॉपिक्स हैं तो कहीं ना कहीं न्यूज में बने रहते हैं और ये किससे इंक्लूडेड आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आते हैं। तो अगर आप इन चीजों को मेंशन करते हैं ना अपने आंसर में, तो ये बहुत ही एक तरीके से अलग ही इंपैक्ट डालता है। ओके तो अब देखिए हम हमारा जो गोल 7 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, वो क्या कहता है, टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। इसमें देखिए हम हमारी जो वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाई है, 82% जो एनर्जी सप्लाई है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फॉसिल फ्यूल्स की तरफ यहाँ पर डिपेंड है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे कि अदर सेक्टर्स की, हमारा सोलर सिस्टम आता है, विंड पावर एनर्जी की हम बात करते हैं, बट ये तो हमारे यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, विंड का, सोलार का, बट फिर भी यहाँ पर जो हम 24/7 जो लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेस है, इसका यहाँ पर डीकार्बोनाइज यहाँ पर उसको जनरेट करने में यहाँ पर सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम जिसकी बात करें, अब इसमें नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अल्टरनेटिव है, अगर हमें डीकार्बोनाइज करना है तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं हमारे NPPs, वो 10% ऑफ वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब हम
1.5 बिलियन टन ऑफ CO2 का जो एमिशन है एवरी ईयर, उसकी डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और 100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस की जो डिमांड है उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। किसके थ्रू? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू। इसी के चलते हमने इसका अल्टरनेटिव भी ढूंढा है। इसका अल्टरनेटिव क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे कि SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी इस रिएक्टर की वो कितनी होगी? 300 मेगावाट होगी। एक तरीके से आपका ये पूरा जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कन्वेंशनल MPPs है इसमें यहाँ पर हेल्प करेगा। SMRs कैन बी इंस्टॉल इन decommissioned थर्मल पावर प्लांट साइटेड बाय रिपर्पसिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा SMR है इसके कुछ एडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ये आपका स्मॉल कोर होगा, मतलब इसकी जो डिजाइन होगी वो बहुत छोटी होगी, ये किसी भी फ्रिक्वेंसी को डैमेज नहीं करेगा, ये आइसोलेशन और सेफ्टी को भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि स्टडीज हैव फाउंड दैट SMRs कैन बी सेफली इंस्टॉल और ऑपरेट एट सेवरल ब्राउनफील्ड साइट्स दैट मे नॉट मीट द कन्वेंशनल MPPs। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जैसे कि कुछ हमारे स्ट्रिक्नेंट जोनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी जो इनको कहीं पर भी आप सेफली क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े छोटे भी हैं साइज में और इसका हम सही से यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे मोस्ट लैंड बेस्ड SMR डिजाइन रिक्वायर लो एनरिचमेंट यूरेनियम। अब आपके जो यहाँ पर लैंड बेस्ड जो SMR होते हैं उनके डिजाइन के लिए आपको लो एनरिच यूरेनियम की जरूरत होती है। तो इसमें आपको क्या होगा, यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको डिजाइन करने के लिए। तो जिन कंट्रीज के पास यहाँ पर यूरेनियम का माइंस है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं इन सारी चीजों को, जिससे हम SMR को क्या कर सके, डिजाइन कर सकें। अब इंडिया के रिस्पेक्टिव में आप बात करते हैं पर्सपेक्टिव में, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एटॉमिक एनर्जी चेंज को हमें जो आपका एक्ट है उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको अमेंड करने की जरूरत है, और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर क्या करेंगे, SMR को सेटअप करेंगे, और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफगार्ड और जितने भी कंट्रोल है न्यूक्लियर फूल्स पर वो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को कंटिन्यू कर सकती है। बट यहाँ पर जो सेटअप है SMR का वो किसको हाथ में देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं कि हम SMR की तरफ, हम ये जो क्लीन एनर्जी की तरफ, हमें अगर नेट जीरो हमारा एमिशन अचीव करना है तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर SMR में इंक्लूड करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टू कर्ब प्राइस राइज सेंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन्स स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल। अब आप सभी ने यहाँ पे ओपन मार्केट स्कीम के बारे में सुना ही होगा। ओपन मार्केट स्कीम से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट क्या किया है, इस पर कोटा सेट किया है। पहले क्या होता था, इसमें ऑक्शनिंग की जाती थी, है ना, आपके यहाँ पे बैटिंग होती थी, मतलब सॉरी बैटिंग नहीं, ऑक्शन किया जाता था यहाँ पर। तो कई बार क्या होते थे, जो स्टेट्स होते थे, मल्टीपल स्टेट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर रख लेते थे, है ना, होर्ड में यहाँ पे स्टॉकिंग की जाती थी, और वो फिर क्या करते थे, वेरियस यहाँ पे स्कीम्स लेकर आते थे और जिसके थ्रू फ्री में फूड ग्रेन्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उनका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वेरियस के थ्रू। बट यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपकी ओपन मार्केट स्कीम है इसमें यहाँ पे कोटा सेट कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा कोई भी स्टेट या फिर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर नहीं ले सकता है, कि इतना मतलब कि पर्टिकुलर यहाँ पर कोटा सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा आप फूड ग्रेन्स को परचेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे जो आप सभी ने देखा होगा, इसमें कुछ पिटिशंस भी फाइल की गई थी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आप लोगों को ओपन मार्केट स्कीम क्या है इसके बारे में, यहाँ पर सेल स्कीम के बारे में पता होगा। अब अभी गवर्नमेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके फूड ग्रेन्स हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये सोचा है, सेंटर ने, कि जो इस चीज को, प्राइस का जो राइज है उसको कर्ब करने के लिए जो फूड ग्रेन्स को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, किसमें, ओपन मार्केट में। तो इससे क्या होगा, जैसे कि अभी इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, प्राइस में राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब कि मार्केट में वो चीज़ कम है। मार्केट में जब उस चीज़ की कमी आ जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, ऑलरेडी राइज हो जाता है। तो अभी यहाँ पर रिलीज करने की बात की जा रही है कि फूड ग्रेन्स को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड यहाँ पर, मतलब कि चीज़ों ज़्यादा मिलेंगी, तो यहाँ पर सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की फिर क्या होगी, प्राइस में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज हेल्थ मिनिस्ट्री डिफेंड्स PMJAY एस कैग ऑडिट एक्सपोजेस मल्टीपल फ्रॉड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम की। तो यहाँ पर कैग की एक रिपोर्ट आई है, कैग ऑडिट की रिपोर्ट आई, जिसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें मल्टीपल फ्रॉड देखने को मिलते हैं। मल्टीपल फ्रॉड यहाँ पे कैसे, कि बहुत सारे जो फोन नंबर हैं ऐसे रजिस्टर हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके के 999999, तो ये कैसा सेल फोन नंबर होता है,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं जो लोग मतलब डेड है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली है क्या। तो ये क्या कि यहाँ पे जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे में फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं कि किसके अंदर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। और इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं डेड हैं, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस स्कीम का बेनिफिट उन डेड पीपल्स को मिल रहा है ना। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें एक्चुअली ये कहा गया है, कैग ने ये कहा है कि इसमें आप जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं और जो आधार इनवैलिड फोन नंबर का यूज किया जा रहा है, और कई लोग सेम आधार का नंबर यहाँ पर मतलब सेम आधार कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं और जो स्कीम है उसका बेनिफिट यहाँ पर ले रहे हैं। अब आपकी ये स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं तो हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम है जो फुली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती है। ये आपकी 2018 में लॉन्च होती है। इसमें इंश्योर किया गया था कि इट ऑफर्ड सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीज पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। तो यहाँ पर हर फैमिली को 5 लाख रुपए का मतलब कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो अंडर पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, clashes and paperless access to services are provided to the beneficiaries at the point of service, that is hospital। तो यहाँ पर एक तरीके से बेनिफिशरीज को यहाँ पर हेल्थ प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे, थ्रू द हॉस्पिटल्स के हेल्थ बेनिफिट पैकेज कवरेज, सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर एक तरीके से जैसे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप ये सर्विस क्या है आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो इसमें अभी हमें कितना पूरा फ्रॉड देखने को मिलता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि टोटल 7.5 लाख जो पीपल हैं इस स्कीम के अंदर जो लिंक है, वो उनके जो फोन नंबर है वो कैसे है 9999। तो ये क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हमें सामने निकल कर आते हैं। ओके, तो देखिए न्यूज हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, okay, in context of India, which of the following factor is are contributed to reducing the risk of currency crisis। अब देखिए करेंसी क्राइसिस हो रही, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसों की कमी आ रही है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। अगर इंडिया की आईटी सेक्टर में फॉरेन करेंसी की अर्निंग होती है तो क्या ये हमारा जो फॉरेन करेंसी का मतलब कि रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकता है या नहीं, तो ऑफकोर्स कर सकता है, ये करेगा ही। तो आपका जो पहला ऑप्शन हो जाता है सही होता है। सेकंड हम बात करते हैं इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए करेंसी क्राइसिस है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंड पर एक्सपेंड कर रही है, खर्चे पे खर्चा कर रही है। तो क्या ये हमारा जो करेंसी क्राइसिस है उसको उसका जो रिस्क है उसको यहाँ पर रिड्यूस करेगा, उसको खत्म करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। हमें तो पैसे बचाने हैं, ना कि उसे खर्च करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड। तो जो इंडियंस अब्रॉड में रहते हैं तो उन क्या होता है, वो लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली यहाँ पर अब्रॉड, मेरी फैमिली इंडिया में रहती है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर इंडिया में रहते हैं और मैं अब्रॉड में रहती हूँ, ठीक है। तो अब्रॉड में रहकर मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ यहाँ पे जो रेमिटेंसेस है अपनी फैमिली को यहाँ पे भेजा। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, जो करेंसी क्राइसिस का है रिस्क उसको रिड्यूस करता है। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 and 3 ओनली। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।